नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल दादी स्वागत करती हूँ आपका जेन स्टडी क्लासेस में। आज हम कर रहे हैं आरपीएससी के मोस्ट रिपीटेड टॉप 30 पीवाईक्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और इसमें से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। और इसके साथ साथ हम एक तरह से वन शॉट रिविजन करेंगे क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। मैंने क्वेश्चन दोनों मीडियम में लिए, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, ताकि दोनों के लिए यूजफुल हो। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आगे वाले पीछे वाले, एवरी क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जल्दी फटाफट से हम शुरू करते हैं। टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है? आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं भी हो तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ठीक है, ये Q है आवेश, वो है कुलाम में, और ये होता है समय में। इसमें एक उपकरण भी होता है मापने का जिसको कहते हैं ओमीटर। इसका क्वेश्चन भी आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन। अब आप देखिए, अभी हमने जस्ट ये देखा था फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या था? Q अपॉन टी। ठीक है, इसमें जो Q है ये है विद्युत आवेश, जिसको हम किस में लिखते हैं? कुलाम में। याद रखने का तरीका ये भी है कि कुलाम Q होता है, Q विद्युत आवेश होता है। ऐसे आपको लर्न भी रह जाएगा। तो इसका आंसर है सेकंड कुलाम। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है ओम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओम का नियम 1000 तरीके से पूछा जाता है घुमा घुमा के। अगर आप उसको परफेक्टली एक बार याद कर लेंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको रॉन्ग नहीं करेंगे। ओम का नियम आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अब इसमें इसके अलावा भी आपसे कुछ पूछा जाए, अब पूछा जाए कि I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल टू आप क्या करेंगे? R को यहाँ ले जाएंगे तो V अपॉन R हो जाएगा। सेम एज R को पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? R यहीं छोड़ देंगे और I को इधर ले जाएंगे, V अपॉन I। यानी इससे हम 3 फॉर्मूलाज बनाते हैं। बेसिकली ओम का नियम कहता क्या है? ओम का नियम रिलेशनशिप बताता है V एंड I के बीच में। होता है कि ओम का नियम के V जो है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी समानुपाती होता है। जो विभव है वो धारा के समानुपाती है। जितना विभव बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ेगी। और R हमने ये कांस्टेंट लगाया है, ठीक है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, जो आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। चलिए, अब है प्रतिरोध की इकाई। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। ये देखिए R इज इक्वल टू हमने देखा था V अपॉन I होता है, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर 1 ओम होता है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, इससे एक चीज आपने और देखी होगी कि R एंड I ये एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिरोध और धारा, यहाँ पर रिलेशन ये भी बता रहा है ओम का नियम में कि जब प्रतिरोध बढ़ाया जाएगा तो धारा कम होगी, क्योंकि ये ऊपर है, ये अपॉन में नीचे है। तो जब धारा ज्यादा है मतलब वो प्रतिरोध कम है, धारा कम बह रही है मतलब प्रतिरोध यहाँ पे ज्यादा है। एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ये लॉ का बेसिकली जो कंक्लूजन होता है वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, धारा मापने का यंत्र। मैंने आपको बताया था धारा मापने का यंत्र क्या होता है? अमीटर होता है, और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो धारा मापने का यंत्र क्या होता है? अमीटर। और वोल्टेज मापने का यंत्र क्या होता है? वोल्टामीटर। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? अब देखिए, विद्युत ऊर्जा एक्चुअली है क्या? हमने पढ़ा था शक्ति का। शक्ति क्या होती है? या तो W वर्क, या जो ऊर्जा है उसको हम मापने की दर शक्ति होती है। अब ये क्या है? ये वाली ऊर्जा हीट है। कहीं आपको यहाँ E भी लिखा हुआ मिल सकता है, E यानी एनर्जी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे E भी आ सकता है। H भी लिखते हैं क्योंकि एनर्जी एक्चुअली हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, इसलिए H भी लिखा जाता है यहाँ पर। तो अब ये H अगर मैं यहाँ छोड़ दूं तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर T यहाँ चला जाएगा। तो H इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू T हो गया यहाँ पर। और P की ऐसा यूनिट याद रखना, शक्ति की ऐसा यूनिट हमेशा होती है वॉट, नॉट किलो वॉट। कट मत करना। ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए शक्ति की तो वॉट होती है। ये क्या है? टाइम। और यहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रिक ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, याद रखना है व्यावसायिक इकाई है ना। यहाँ पर हम P को किलो वॉट में लेंगे क्योंकि ये ऊर्जा की इसकी इकाई पूछी है, P की नहीं। अगर P की ऐसा इकाई पूछी जाए तो वॉट ही है, पर अगर व्यावसायिक इकाई पूछी जाए तो किलो वॉट होती है उसकी। इंटू यहाँ टाइम H में लिखते हैं तो किलो वॉट आर, और इसी को हम कहते हैं एक यूनिट। एक तरह से जो हम कहते हैं ना कितने यूनिट आए, वो किलो वॉट आर के बराबर होता है, यूनिट। ठीक है, वो किलो वॉट इंटू आर। यानी इसका आंसर क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होगी किलो वॉट आर। याद रह जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसमें कंफ्यूज मत होना शक्ति में और ऊर्जा में। शक्ति पूछा जाए तो वॉट है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई शक्ति की अगर ऐसा इकाई
ओनली वॉट, व्यवसायिक इकाई तो किलोवाट, बट ऊर्जा पूछी जाए तो उसके आगे टी भी जुड़ेगा, एच भी, है ना, ऊर्जा में किलोवाट आर आता है। डन। नेक्स्ट, अभी विद्युत शक्ति का क्या सूत्र है, एक मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू या H या एनर्जी जो भी अपॉन टी है, एक तो ये है, ठीक है। उसके अलावा एक शक्ति का सूत्र है जो एज इट इज, आप लर्न रखिए, न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है, बहुत जगह आता है, और मैंने जो थ्योरी क्लास करवाई उसमें मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आया, क्यों आया है। बाकी फॉर्मूला लर्न करना चाहे सीधा तो वो भी बेटर ही है। P इज इक्वल टू वी आई, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। अगर इस ये फॉर्मूला आ जाता तो हम ये कर देते, अगर दोनों आते और थर्ड ऑप्शन आता बोथ, तो बोथ होता आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट बना होता, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये आपने पढ़ा है कि विद्युत बल्ब होता है। अब वैसे मुझसे बल्ब अच्छे से नहीं बनता एवरी टाइम, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, ये जो फिलामेंट है ये किसका बना है, टंगस्टन का। डन। अब इसके अंदर जो ये खाली स्पेस है ना, यहाँ पर कुछ गैसेस भरी होती है, वो गैसेस कौन सी होती है, वो गैसेस होती है नाइट्रोजन, जिसको हम N2 लिखते हैं, और होती है ऑर्गन, जिसको हम AR लिखते हैं। ये निष्क्रिय गैसें होती है। एनसीईआरटी में ये लाइन दी भी है, तो हो सकता है क्वेश्चन पुटअप हो जाए, वैसे कम ही हुआ है, ये इतना रिपीटेड नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा, ये बहुत रिपीटेड है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये वन शॉट रिवीजन, अब मैं जो जो करा रही हूँ उसके आसपास की सारी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अब फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये देखिए क्या है, फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए क्या दिखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, एज इट इज लिया है। अब उन्होंने वहां पर नहीं लिखा है कि घरेलू फ्यूज के लिए टिन और लेड की मिश्र धातु यूज ली जाती है। एक्चुअली मैंने भी आपको बताया है, नोट्स में भी बताया है, ये जो घरेलू फ्यूज वायर तार होते हैं वो टिन और लेड के बने होते हैं। ये मिश्र धातु आपको पता है, धातुओं को मिश्रित करके, जैसे लेड और टिन दो अलग अलग धातु हैं, इसको मिश्रित करके बनाया तो मिश्र धातु हो गई। इसका बनता है, इसका आंसर बेसिकली सी है, क्यों, बट काफी इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह में पूछा है, उसको ये कंसिडर किया है। बट अगर आरपीएससी में या कहीं कभी ये कर लेते हैं, ऑप्शन में देखिए क्या है, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। अब यहाँ देखिए, एल्यूमिनियम इन्होंने दिया है, कॉपर इन्होंने दिया, आयरन इन्होंने दिया, लेड इन्होंने दिया, तो एक तरह से तो आरपीएससी का देखा जाए तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर ही करके आ सकते हैं, हो सकता है वो डिलीट हो, आगे जो भी हो, ठीक है। क्योंकि फ्यूज तार में तीनों काम आते हैं, याद रखना। अगर ये नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, और इसकी जगह इनमें से कोई एक दिया हुआ और कोई और ही धातु दी है, तो फिर आपको वो टिक करना है। और ये दिया हुआ है तो घरेलू फ्यूज तार के लिए टिन और लेड की मिश्र धातु यूज होती है। अब है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर इसमें कौन सा, देखिए, रबर, कांच, कॉपर और लकड़ी। अच्छा, मैंने अभी तक इतनी देर से सारे ऑप्शन रीड नहीं किए, डायरेक्ट आंसर बताया है, ठीक है। अभी मैं रीड कर लूंगी क्योंकि मैं सीधा आंसर पे फोकस कर रही थी, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, कॉपर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि धातु और मिश्र धातु की जो चालकता है वो 10⁻⁻6 से 10⁻�8 तक होती है। डन। बट इसकी जो एक तरह से कुचालक होते हैं वो +14 होता है, +14 से 10⁻17 तक। सोचिए ये माइनस में है, यानी माइनस का मतलब क्या होता है पता है आपको, 1/10, इसको हम कहते हैं 10⁻⁻1, यानी ये अपॉन में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से भी कम आएगी। तो ये तो माइनस में है, तो इसका कितना कम प्रतिरोधकता है ना, ये ओम प्रतिरोधकता है ना, और जबकि इसकी ज्यादा है प्रतिरोध, तो इसमें से धारा बहने का चांस बहुत कम है। मैंने आपको बताया था जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है उसमें धारा कम बहती है। तो एक तरह से ये क्या है, कुचालक है, लकड़ी, कांच, रबर। जबकि कॉपर क्या है, चालक है, क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता की रेंज है वो ये वाली होती है। इन केस अगर रेंज का क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा ये मोस्टली मिश्र धातु के लिए होती है, ये धातुओं के लिए होती है, और ये सारे कुचालक के लिए होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वन शॉट रिवीजन है। ये मैंने शॉर्ट में आपको ये भी बताया है कि कहीं पे वैल्यूज दी जाए तो सिंपल वैल्यूज याद रखिएगा कि ये धातु की मिश्र धातु की होती है, धातु की होती है, और ये किसकी होती है, कुचालक की होती है। इन दोनों को चालक कहा जाता है, धातु और मिश्र धातु। डन। आगे चलते हैं। अब है प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको करवाया था कि प्रतिरोध जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है किसके, लंबाई L/A के। ये सूत्र आपको याद होगा। यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर L है लंबाई, लेंथ है, करेक्ट है। और A क्या है, यहाँ पर मोटाई। और यहाँ A क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको यहाँ बोलते हैं एरिया एक तरह का, और ये लेंथ है।
ठीक है। अब यह देखिए आप, ये डायरेक्ट समानुपाती किसके हैं, एल के, और इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, मोटाई के। यानी यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी, वैसे तो आर बढ़ेगा क्योंकि ये दोनों ऊपर है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, ये कुछ नहीं है तो नीचे बट्टा 1 होता है एक तरह से, बट ये एक दूसरे के अपोजिट है। यानी मोटाई जब कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो इन्होंने ऑप्शन में लंबाई भी दे दिया और क्षेत्रफल भी दे दिया, यानी प्रतिरोध तो दोनों पे निर्भर कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और मटीरियल पे भी निर्भर करता है। यानी एक तरह से आंसर क्या है, सभी इसका आंसर है। याद रखने, प्रतिरोध है और एक प्रतिरोधकता है, वो भी आगे आएगा, इनमें डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इनमें डिफरेंस होता है, आगे आएगा वो भी। अब एक यूनिट बिजली, आपने पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम किसको यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट किलो वॉट आर को। और बिजली है मतलब ये एक तरह की क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी मतलब ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है ये। विद्युत ऊर्जा को हम हमें किस में लेंगे, व्यावसायिक यूनिट हमारी क्या होती है, किलो वॉट आर। और ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 1 यूनिट के। डन, ये बहुत इजी चीज है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या पूछा है यहाँ पे, फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक एनर्जी को जैसे मैंने आपको बताया, ई भी लिख सकते हैं और एच भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ई एक्चुअली एनर्जी है और किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, हीट के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे एच भी आता है। हमने देखा था कि ई पी इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य या ऊर्जा की दर होता है। दर देखो टी लिखा है, यानी यहाँ पे दर है, अपॉन में टी होता है, मतलब उसको दर बोलते हैं, रेट ऑफ द वर्क, रेट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, यहाँ शक्ति है पी, पी की ऐसा इकाई फिर मैं बता रही हूँ वॉट होता है, ऐसा इकाई, बट व्यवसायिक इकाई किलो वॉट होता है। ठीक है, ये दोनों अलग है, एस आई यूनिट अलग होती है, व्यवसायिक अलग होती है। व्यवसाय मतलब हम जब बिल हमारा आता है, जो कंजप्शन ये इसमें बिजनेस वगैरह में या घरेलू यूज में जहां पर भी यूज होती है, वो व्यवसायिक इकाई कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमको h निकालना तो हम क्या करेंगे, p इंटू टी करेंगे, यही करेंगे, तो h यहाँ पर रह जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पी टी ऑब्लिक ई। इसको ई भी लिख सकते हैं, इसका यानी ये आंसर इसका। एनर्जी इजिकल टू क्या होता है, पी इंटू टी, शक्ति इंटू समय। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे इसका आपको पता है 1 किलो वॉट आर होती है व्यवसायिक इकाई किसकी, ऊर्जा की। ठीक है, अब 1 किलो वाट एक 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के भी इक्वल होती है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है, आया हुआ एक्चुअली, आता क्या है इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था विभवांतर या विभव, सिर्फ पोटेंशियल लिखा भी आ सकता है। उसका जो मात्रक होता है वो किस में नापा जाता है, वोल्ट में, मात्रक होता है वोल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये वर्क है, क्यू आपको पता है कूलाम है। ठीक है, और इसको मापने का यंत्र उपकरण क्या होता है, वोल्टामीटर, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे क्वेश्चंस आएंगे उसके भी। अब ये आंसर क्वेश्चन अच्छा है कि किसका प्रतिरोध अधिक होता है। पहले आपके आया था कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, आंसर क्या था, लंबाई, मोटाई और मटेरियल मतलब पदार्थ, तीनों पे निर्भर करता है। अब क्वेश्चन आया कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, छोटा मोटा तार यानी शॉर्ट एंड थिक वायर, लॉन्ग एंड थिन वायर, शॉर्ट एंड थिन वायर या लॉन्ग एंड थिक वायर। मतलब यहाँ पे सारी कंडीशंस दी हुई है, शॉर्ट लॉन्ग मतलब लेंथ बोला है, थिक थिन, थिन थिक यानी मोटाई बोली है। और आपको पता है कि समानुपाती किसके होता है, आर के, रेजिस्टेंस के। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता नहीं है। इंग्लिश में भी आप अगर कंफ्यूजन हो तो ये लाइन देखते जाइएगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ ये बात हो रही है, वहां आर की बात हो रही है। डन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आर और ये एल ये तो साथ साथ लिखे हुए हैं, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा, लेंथ लंबाई ज्यादा यानी रेजिस्टेंस ज्यादा। अब देख लेते लंबाई किस किस में ज्यादा है, एक तो यहाँ दी हुई है लंबा तार और एक ये दिया हुआ बी और डी में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थिक और थिन, मोटाई में। मोटाई आती है नीचे, यानी अलग उल्टा चलते हैं, मोटाई बढ़ेगी तो आर कम होगा, मोटाई कम होगी तो आर ज्यादा होगा। यानी जो पतला तार होगा जिसका एरिया कम होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रखेगा। अब ये इसमें लॉन्ग और थिक वायर है तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, ये तो पहले ही हो गए थे अपने। बचा क्या इसमें, लॉन्ग एंड थिन वायर। यस, तो आंसर है बी। डन। इसका आंसर नीचे यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार, बी इसका आंसर। समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। अब है हीटिंग इफेक्ट। आपको पता है मैं काफी सालों से पढ़ा रही हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑनलाइन अभी आई हूँ, तो एक जो क्वेश्चन है तापन प्रभाव का उपयोग होता है। एक बच्चा मेरे पास आया था, उन्होंने उसमें कुछ अलग टिक किया था, उसने जनरेटर टिक किया। मैंने उससे पूछा क्यों किया, तो उन्होंने बोला तापन, हीट तो सब में होता है, पंखे में भी हीट होती है,
हीटर में भी होती है, जनरेटर में भी होती है, ट्रांसफॉर्मर में हीट तो सब में उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। बट क्वेश्चन उसने ढंग से नहीं देखा। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, उपयोग। तापन प्रभाव का यूज कहाँ हो रहा है, वहां हीट हो रही है, वो उसका यूज नहीं है, वो तो प्रॉब्लम है, हीट क्रिएट कर रहा है, तो कम करना चाहिए हमको, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उस हीट का यूज किधर हो रहा है, हीटर में। उस हीट को हम यूज लेते हैं ना हीटर में, सेकने के लिए, गर्म का कोई चीज के लिए, या सर्दियों में यूज लेते हैं हीटर का, तो उस हीट का यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, तापन प्रभाव का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत केटल में, इनमें यूज हो रहा है। बट ये जो पंखा है हीट तो कर रहे हैं, ये भी हीट जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, बट ये यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन की मेन पॉइंट ये था, उपयोग। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा आता है तो जहाँ यूज हो रहा है वो लिखना, तापन प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, अब ये मैंने अब काफी बार बता चुकी हूँ आपको कि पी जो पावर होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट, व्यवसायिक यूनिट होगी किलो वॉट। व्यवसायिक नहीं पूछा, ऐसा ही पूछा है तो हम क्या लगा देंगे, वॉट, वॉट। अब आता है फ्यूज। फ्यूज परिपथ को बचाता है। फ्यूज परिपथ को किससे बचाता है, अब देखिए फ्यूज हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं फ्यूज, एक तो लगता है श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि अगर यहाँ जैसे कोई बल्ब लगा है, यहाँ फ्यूज लगा है, तो अगर यहाँ से धारा आ रही है, तो अगर धारा ज्यादा है और फ्यूज की कैपेसिटी है 5 एम्पियर की, धारा उसने दे दी 10 एम्पियर की, तो फ्यूज यहीं से कट जाएगा। इधर आगे जिसकी कैपेसिटी 4 एम्पियर की, 5 एम्पियर की जो उपकरण की है, वो खराब नहीं होगा। तो फ्यूज क्या कर रहा है, एक्चुअली उपकरण को बचाता है। तो वो किससे बचाता है, हाई वोल्टेज से, सॉरी हाई वोल्टेज से, जो हाई करंट प्रोड्यूस होता है उससे, हाई वोल्टेज से नहीं, हाई करंट से बचाता है, क्योंकि उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज से हाई करंट। तो कहते हैं ना, वोल्टेज ज्यादा हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया, ये बंद करो, वो बंद करो। तो उस वोल्टेज ज्यादा हुआ तो फ्यूज लगा हुआ ऑलरेडी, वैसे हम अपन कोशिश करते हैं कि सब बंद करें, धीरे करें, पर फ्यूज फिर भी लगा होता है। अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो सबसे पहले फ्यूज जलेगा, क्योंकि धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है। तो बचा किससे रहा एक्चुअली, विद्युत धारा से। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली सारे अपने घर में ही हमको मिल जाते हैं। हम अगर गौर से देखे, सोचे, उसको अप्लाई करें हमारे चारों तरफ, तो ये सारे जो चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारे घर में ही समझने को मिल जाता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, अब मैंने आपको बताया था अभी कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, वो किस पे कार्य करता है, तापन प्रभाव करता है, और ये उसका यूज है। तो यही है तापन प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव नहीं हो सकता, रासायनिक प्रभाव नहीं, यांत्रिक प्रभाव नहीं, तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, ये सेट करने पड़ेंगे, इनमें भी टाइम जाएगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा परफेक्टली। अब देखिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज व्हेन, प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है। प्रतिरोध का नाम आते ही आपके दिमाग में सीधा ये फॉर्मूला आता होगा, मैं भी आपको बताया था, सॉरी इसमें देखिए, ये जो आर है वो समानुपातीय होता है एल एन, व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। जब ये समानुपाती का साइन हटता है तो हमको पता है कि क्या लगता है, रॉ लगता है, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ये क्या होता है, पदार्थ का गुणधर्म होता है, आगे मैं समझाऊंगी। यानी ये फॉर्मूला इसका निर्भरता का जहां भी बात आती है, बढ़ता घटता। तो अब यहाँ देखिए, लेंथ बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ता है, हाँ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए डायरेक्टली है तो बढ़ता है। क्षेत्रफल बढ़ता है तो नहीं, ये अलग है, नहीं है। वोल्टेज बढ़ता है, नहीं, वोल्टेज बढ़ने से धारा बढ़ती है, प्रतिरोध का नहीं। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ती है तो आपको पता है कि आर इजिकल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। धारा बढ़ती है तो आर कम होगा, बढ़ेगा नहीं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है। आपको पता है प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या होता है, आर समानुपाती क्या होता है, एल अपॉन ए होता है। अब ये जो समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, उस नियतांक को हम क्या कहते हैं, रॉ। ये इनटू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए इज इट इज हो जाएगा। अब हमको अगर रॉ की वैल्यू चाहिए, रॉ का हमको निकालना है, यहाँ पे यूनिट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये यही रहेगा। ठीक है, चलो इसको इसी साइड रख रहे हैं, मैं उल्टा कर दे रही हूँ, कुछ नहीं। अब ये आर यही है और एल अपॉन ए इधर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये आर यही और एल अपॉन ए इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए अपॉन एल। कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को मैंने फ्लिप किया और कुछ नहीं, यानी ये समझ लीजिए कि ये जो पोर्शन है वो इधर लिखा हुआ, ये पोर्शन इधर लिखा हुआ पहले से, तो वो फ्लिप हो रहा है और कुछ नहीं। तो अब ये ओम है, आर आपको पता है क्या होता है, ओम। ए एरिया आपको पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या है, मीटर। ये कटेंगे तो क्या बन जाएगा, ओम इंटू मीटर। ये इसकी ऐसे यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड इज इट, जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, ये बहुत बार आती है, कंफ्यूज मत होना, ओम मत कराना।
रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है। रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध का मात्रक वो ओम है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर है, वो रॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये सब सेट करने पड़ेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैंने आपके लिए लिया है। देखिए इसमें क्या है कि नाइक्रोम इज यूज इन हीटर, बिकॉज हीटर में नाइक्रोम का यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि हीटर क्या होता है, तापन प्रभाव पर डिपेंड होता है। जितना उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो जितनी ज्यादा हीट देंगे, प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा नहीं प्रवाहित हो पाएगी क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। यही तापन प्रभाव होता है। और उसका यूज, उसमें नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। देखो लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज नहीं है, यहाँ गुड कंडक्टर है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस है, गुड कंडक्टर है, बट इसका यूज यहाँ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर तो और भी होते हैं, कॉपर भी है, सिल्वर सबसे अच्छा गुड कंडक्टर, बट नहीं हो रहा है। रीजन है लेने का, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। अब एक आप सोच रहे होंगे जब इसका हाई रेजिस्टेंस है तो कंडक्टर अच्छा कैसे, ये देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन के लिए लिया है। ये जो रजिस्टिविटी है, आप देखिए कॉपर की रजिस्टिविटी कितनी है, यानी उसके प्रतिरोधकता कितनी है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम। याद रखिए ओम इंटू मीटर है, ये रजिस्टिविटी है। किसी पदार्थ का खुद का जो गुण धर्म होता है, खुद का गुण है, उसको तो क्या कहते हैं हम, प्रतिरोधकता। अब उसकी लंबाई पे बदलने पर, उस पदार्थ को लंबाई बदलने पे, चौड़ाई बदलने पे कुछ चेंज आ रहा है उसकी में, प्रतिरोधकता में, उसको हम प्रतिरोध बोल देते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कॉपर, इसकी कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁸, जबकि नाइक्रोम की कितनी है 100 इंटू 10⁻⁸। मतलब क्या है कि नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो कॉपर से 60 गुना ज्यादा है। तो एक एक्चुअली तो इन दोनों की प्रतिरोधकता कम ही है, बट कंपेयर टू कॉपर देखा जाए तो इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसका नाइक्रोम का यूज करते हैं हीटर में। अगर कुचालक से कंपेयर करें तो प्रतिरोधकता उसकी तो कम ही है, बट अगर यूज कर रहे हैं यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉपर के कंपेयर में इसकी प्रतिरोधकता क्या है, ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए हम इसका यूज करते हैं नाइक्रोम का। एक मिश्र धातु होती है, याद रखिएगा, मिश्र धातु दो धातु, दो ऐसे अधिक धातु से जो मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, उससे मिश्र धातु बनते हैं, एलॉय मीन्स। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है। यहाँ बात हो रही समांतर संयोजन किसके, प्रतिरोध की, जहां दो प्रकार के प्रतिरोध का संयोजन होता है, दो प्रकार से होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांतर क्रम जिसको पैरेलल कहते हैं, और होता है श्रेणी क्रम जिसको हम सीरीज में कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही समांतर क्रम की, पैरेलल की। इसमें पूछे कि कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, अनंत होता है। इसमें क्या पूछा है कि जो 1/r है, ये 1/, इसमें आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि यही होता है इसका फॉर्मूला समांतर क्रम का, कि 1/r1 + 1/r2 अपन 1/r3 एंड सो ऑन। आगे भी अगर प्रतिरोध हो तो इस तरह लगा सकते हैं। अब अगर ये R1 प्रतिरोध कितना 5 ओम हो, ये 10 ओम हो, ये 30 ओम हो, तो इसका जो ये प्रतिरोध R निकलेगा, ये हम कितना निकलेगा यहाँ पर, ओनली 3। आप करके देख लेना, इसका आंसर 3 आएगा। यानी ये इससे इससे और इससे क्या होगा, हमेशा जो व्यक्तिगत प्रतिरोध है, इंडिविजुअल जो प्रतिरोध है, इनसे कम आएगा। पैरेलल में हमेशा क्या होगा, प्रतिरोध, जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कम आएगा, तो धारा क्या होगी उसमें, अधिक होगी। करेक्ट है। इससे आप थोड़ा सा रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो, जैसे इसमें अगर प्रतिरोध कम आ रहा है तो उसकी धारा ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला संयोजन में। ये जो पिछला था वो समांतर क्रम था, ये श्रृंखला क्रम का संयोजन है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2 + R3। अब इसमें देखिए सेम, अगर हम वही प्रतिरोध लेके, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 30 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 30 and 10 40 और 45, यानी ये 45 होगा। अब ये देखिए ये सारे प्रतिरोध से क्या ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, तो इसमें जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। न कम न शून्य न समान, अधिक होगा। ये अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स भी आए तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट प्लीज आप थोड़ा इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए, हाउस होल्डिंग वायर इज कनेक्टेड इन, घरेलू वायरिंग के संयोजन में जुड़ी होती है। मैंने आपको बताया घरेलू वायरिंग किसमें होती है, हमेशा समांतर क्रम में होती है, इस तरह से, ये 1 2 3 अब ये परिपथ बनता है जैसे, है ना। इसमें क्या होगा, अगर धारा यहाँ से जा रही है यूं, तो यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अपना अलग ही जाएगी, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। घरेलू वायरिंग हमेशा समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, ताकि एक चीज खराब हो तो दूसरे पे उसका इफेक्ट नहीं आए। ओवरलोडिंग का अर्थ क्या है, ओवरलोडिंग का अर्थ शायद एक क्वेश्चन पहले आया भी है, दोबारा आया है वो, ठीक है। ओवरलोडिंग का अर्थ होता है अधिक धारा,
ज्यादा धारा, ये हम बोलते भी नॉर्मल ओवरलोड हो गया है, इसलिए कनेक्शन कहलाएगा, फ्यूज उड़ गया, जो भी होता है ओवरलोडिंग, ठीक है, यानी अधिक धारा होता है। अब रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर पता होना चाहिए। प्रतिरोध का फॉर्मूला आपने देखा, ये था, करेक्ट है। अब ये क्या है, पदार्थ का खुद का गुणधर्म, ये क्या है लेंथ, और ये क्या है मोटाई, यानी प्रतिरोध तो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। प्रतिरोध ये इसका खुद का गुणधर्म है, प्रतिरोधकता एक तरह से पदार्थ का, जिस मतलब किसी ना किसी वायर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, कुछ भी है, वो तो है प्रतिरोधकता, वो उसका खुद का गुणधर्म है। अब मैं कॉपर के वायर को अगर लंबा कर दूं, छोटा कर दूं, दो अलग अलग वायर कंपेयर करूं कि एक लंबा है एक छोटा है, तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, लंबाई वाले का प्रतिरोध अलग होगा, छोटे वाले तार का कम होगा, क्योंकि लंबाई से डायरेक्ट समानुपाती होती है। बट प्रतिरोधकता दोनों की सेम होगी, क्योंकि वो लंबाई पे जो मोटाई पे डिपेंड नहीं करती, वो उसका खुद का गुणधर्म है कॉपर का। चाहे आप लंबा करो चाहे पतला करो, प्रतिरोधकता सेम रहेगी, पर प्रतिरोध लंबाई पे चौड़ाई पे बढ़ेगा और कम होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, लंबाई पे नहीं करती, एरिया पे नहीं करती है, पदार्थ पे करती है, शेप पे भी नहीं करती, क्योंकि शेप ही एक तरह से जैसे आपका उसको गोल मोड़ दे रहे हो तो उसका क्षेत्रफल चेंज हो जा रहा है, ये और ये एक ही बात एक तरह से। तो डिपेंड किस पे करती है, पदार्थ पे, क्योंकि पदार्थ का जो गुणधर्म होता है उस पे प्रतिरोधकता निर्भर करती है। नेक्स्ट, फ्यूज इज कनेक्टेड इन, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, शायद देखा है नहीं आपको। फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है कि देखिए, ये जैसे आपका कोई उपकरण है, ठीक है, ये उपकरण है, यहाँ मैंने एक फ्यूज लगा दिया, ठीक है, यहाँ फ्यूज लगा हुआ ये, और यहाँ से धारा दे रही हूँ। तो अगर जैसे फ्यूज की इसकी कैपेसिटी है आपकी 5 एम्पियर की, इसकी है 3 एम्पियर की, तो आप फ्यूज कितना लगाएंगे, 6 एम्पियर का एक तरह से, या 5 पॉइंट समथिंग कुछ। अब यहाँ से धारा मैंने दे दी 10 एम्पियर की, तो क्या होगा, यहाँ फ्यूज सीधा गल जाएगा, उसका गलना कम होता है तार का, तो ये गल जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आगे यहाँ पहुंचेगा ही नहीं। अगर ये डायरेक्ट बिना फ्यूज नहीं होता, यहाँ 10 पहुंच जाती था एम्पियर, तो ये उड़ जाता है ना सीधा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती, जल जाता उपकरण में, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। और ये जो क्रम है सीरीज में, यानी 1 के बाद 1 के बाद 1, ये कौन सा क्रम है, समान श्रेणी क्रम, सॉरी सीरीज वाला। तो फ्यूज किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट। मैंने आपको बताया हीट तापन प्रभाव जो था, तापन प्रभाव क्या था कि जब किसी का रेजिस्टेंस हाई होता है, उसको धारा दी जाती है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से वो धारा नहीं जा पाती, तो हीट उत्पन्न करती है, उसको हीट प्रभाव कहते हैं ना, तापन प्रभाव। और ये तापन प्रभाव का एक फॉर्मूला था H=I²RT। तो ऊष्मा उत्पन्न जो ऊष्मा होती है तापन प्रभाव में, वो ऊष्मा किस पे डिपेंड करती है, धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। ये एज इट इज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, जैसे यह दिया हुआ हो कि उत्पन्न ऊष्मा निर्भर कर उत्पन्न ऊष्मा होती है, नंबर 1 ऑप्शन धारा के वर्ग के, नंबर 2 प्रतिरोध के समानुपाती, नंबर 3 समय के समानुपाती, नंबर 4 ऑल दे दे सभी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल। इस फॉर्मूले में सारा आया हुआ। H= क्या होता है, I²RT। ओके, नेक्स्ट, ये तापन प्रभाव का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन अपना, ये है कि ए बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट और 100 वॉट, द करंट डाउन बाय द बल्ब इज, यानी अगर एक बल्ब में 220 वोल्ट है और 100 वॉट का है वो, है ना, 220 वोल्ट दिया जा सकता है और 100 वॉट का वो बल्ब है, तो बल्ब द्वारा दी जाने वाली धारा क्या है। अब देखिए, ये वॉट है, ये वॉट देखते ही आपको पता चलेगा, ये पी दिया हुआ है, पी क्या है यहाँ पे 100 वॉट, ये वोल्ट है, वोल्ट देखते ही आपको पता चलेगा, ये वी दिया हुआ है 220 वोल्ट, और हमारे पास एक सूत्र था P= क्या था, वी आई, आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है, हमको आई चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है धारा, तो आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, I=P/V। ठीक है, अब P कितना अपने पास, सॉरी 100 है, 100 ये कितना है 220, इसको आप काटेंगे और करेंगे तो अप्रोक्स आपके पास आएगा 0.45 एम्पियर। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बताती हूँ इसके साथ, यही दिया हुआ हो आपको, है ना, इसी रेटिंग का, हिंदी में इसको अनुमतांक कहते हैं, ये रेटिंग इसको बोलते हैं, इस रेटिंग का 100 वॉट का, ठीक है, 220 वोल्ट ये दिया हुआ, और क्वेश्चन पूछा गया है कि बल्ब की पावर कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी, तो सीधा सीधा आंसर है 100 वॉट, कुछ करना भी नहीं है, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये दिया हुआ है, उसकी पावर कितनी है, पूछा जाए वॉट कितना है, धारा हमने निकाल दी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि इसमें कितना फ्यूज लगेगा, कितना एम्पियर का, तो देखिए आपका आंसर ये आया, तो इसके हिसाब से आपके ऑप्शंस दिए हुए होंगे, जो आपका ये आंसर आया ना, यानी इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ होगा, लाइक इसमें दिया हुआ 0.2, 0.3, 0.5 या 1 आंसर, तो आप क्या करोगे 1, क्योंकि ये सॉरी 0.40 ये दिया हुआ,
तो 0.2 इससे कम है, नहीं हो सकता, 0.3 इससे कम है, नहीं हो सकता, 0.4 भी इससे कम है, नहीं हो सकता, बट 1 इससे ज्यादा है ना, इस एम्पियर से, यानी इतना हम लेंगे, इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि इससे ज्यादा अगर धारा आएगी तो टूट जाएगा, इससे कम का नहीं लेंगे हम, ठीक है, इससे लगभग इसके आसपास का लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बोनस का है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर आपको देना है कि यदि प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो धारा का क्या होगा। ठीक है, यदि प्रतिरोध बढ़ाया जाए धारा का क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, कमेंट में आपको उसका आंसर देना है। और उम्मीद करती हूँ आपको एक पसंद आया होगा क्लास, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग आपको वन शॉट रिविजन भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल्दी मैं आपको साउंड चैप्टर के PYQs लाऊंगी, और नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा शुरू करना चाहिए मैं उसका भी सजेशन आपसे मांगती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप किस मीडियम से, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो लेसन्स बना रही हूँ वो किसके लिए यूजफुल है, मुझे किस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होना है, क्या मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।